ओके नमस्ते दोस्तों। लेट अस ट्राई टू सॉल्व 2018 का प्रीलिम्स का पेपर सी सैट का। सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू सॉल्व इट ऑन अ स्लाइड एंड ट्राई टू गिव द आंसर्स ऑन द स्लाइड। फिर भी कोशिश की है हमने, काफ़ी टाइम लगाया है, पेपर खुद से सॉल्व किया। डिफ़िकल्टी लेवल काफ़ी हाई होता जा रहा है, इसीलिए आपको अच्छे से समझ के सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है उसे हमने अपने प्रीवियस वीडियोज़ में कि क्या हमारे जनरल रूल्स होने चाहिए वो हमने देखा। अब हम देखेंगे कि पेपर में किस तरह से अप्लाई करते हैं, कौन सा क्वेश्चन आसान होता है, क्या हमें अटेम्प्ट करने चाहिए, क्या हमें छोड़ देना चाहिए, क्या क्वेश्चन हमें ज़्यादा नंबर दे सकते हैं कम समय में रिलेटिवली, और क्या क्वेश्चन कैची होते हैं। सो जितना यथासंभव हो पाएगा विल ट्राई टू डिस्कस इन दिस वीडियो 40 क्वेश्चंस, 42 क्वेश्चंस ऑफ 2018 एंड देन इन द नेक्स्ट वीडियो विल कंप्लीट इट। सो अगर हम देखते हैं, ये सेट डी है। अगर आपके पास ये सेट अवेलेबल हो तो आप इसे साथ में रखकर इस वीडियो को देखें। क्वेश्चन इंग्लिश में ही हम डिस्कस करेंगे एज आई ऑलवेज सी द पेपर इन इंग्लिश, और उसको लेकिन हम लोग मीडियम होगा हिंदी इंग्लिश कंबाइंड। ठीक है। पहला सवाल जो था इसमें इस तरह के जब भी सवाल आए कि एक नंबर है जो कि 3 डिजिट का है, तो आप हमेशा ओरिजिनल नंबर को इस तरह से 100x प्लस सम y प्लस जेड लिखिए। अब यहाँ पे दिया हुआ था कि मिडिल नंबर 0 है, इसी से ये सॉल्व होने के नज़दीक आ गया, तो 0 इंटू वाई हो जाएगा, तो ओरिजिनल नंबर 100x प्लस जेड हो जाएगा। अगर हम इस नंबर को इंटरचेंज कर दें, तो अगर हम नंबर के डिजिट्स को इंटरचेंज करें तो नया क्या हो जाएगा, 100z प्लस एक्स हो जाएगा। और दोनों के बीच का बहुत ही आसान सा दे दिया था। देखिए ये इंफॉर्मेशन अब जरूरत ही नहीं था कि सम ऑफ द नंबर इज 4, दीज वे आर नॉट नीडेड इवन। अब अगर हम डिफरेंस निकाल के देखें तो डिफरेंस अगर दोनों के बीच करें 100z प्लस एक्स माइनस 100, तो ये 99z माइनस एक्स आ जाएगा, और ये डिफरेंस 198 दिया हुआ था। 99 का ये मल्टीपल होता है तो z माइनस एक्स 2 आ जाएगा। आंसर आपका 2 आ जाएगा। ये क्वेश्चन सॉल्वेबल था और आसान था। अगर आप इस क्वेश्चन को सिंपल मैथ्स में लगाते 1 से 2 मिनट में आंसर आ सकता था। अब इसका ट्रिक और रूल यही है कि अगर 100 प्लेस यूनिट प्लेस, अगर 100 प्लेस और यूनिट प्लेस के डिजिट को इंटरचेंज करता है और 10 प्लेस का अगर नंबर 0 है तो वो हमेशा 99 का मल्टीपल होगा। 99 के मल्टीपल में हो सकता है 297 दे देता आपको इस बार, तो 297 अगर दिया होता तो क्या होता है आंसर, 3 होता दोनों का डिफरेंस। तो ये सिंपल क्वेश्चन था। आई विल से इट इज सिंपल क्वेश्चन। ना जब भी क्यूब का क्वेश्चन आता है हमेशा अपने चारों ओर दीवार को विजुअलाइज करिए, क्योंकि चाहे मैंने जितना भी 3 डायमेंशनल इस तरह से बनाया हो, इसे विजुअलाइज करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है ना। इसमें क्या कह रहा है कि एक बड़ा क्यूब है 3 सेंटीमीटर का, ये पूरा 3 सेंटीमीटर है इसका लेंथ ब्रेथ हाइट। अब उसमें हमने 3 क्यूब में बांटा, एक एक सेंटीमीटर के। ना जब हम 1 सेंटीमीटर में बांटेंगे तो जो बीच वाला जो क्यूब होगा, अब इसमें कह रहा है कि ऐसे कितने छोटे क्यूब हैं जिनका एग्जैक्टली 2 पेंटेड साइड है। तो अगर हम इस क्यूब को देखें कोना वाला, तो इसका इस कोने में भी पेंटेड 3 होगा, इधर भी होगा, और इसका एक बॉटम में भी निकल रहा होगा लेंथ ब्रेथ हाइट के हिसाब से, तो ये 3 साइड पे पेंटेड होगा। जो ये बेसिकली हर कोना का क्यूब 3 साइड पेंटेड होगा, जो बीच का क्यूब होगा सब में वो 2 साइडेड पेंटेड होगा, क्योंकि वो एक या तो लेंथ में होगा या तो ब्रेड्थ में होगा। उसका एक हाइट मिस करेगा, या तो लेंथ में होगा यहाँ पे जैसे देख सकते हैं हम लोग, और हाइट में होगा तो उसका ब्रेड्थ मिसिंग होगा। तो अगर आप चारों दीवार को सोचें ऊपर नीचे, तो हर दीवार पे बेसिकली कितना आ जाएगा आपका, ऊपर के 4 दीवार हैं आपके घर के, चारों दीवार ऊपर कनेक्ट होते हैं, वहां पे हर साइड पे ऊपर से अगर कनेक्ट करिए तो आ जाएगा 4, ऐसे 4 क्यूब हैं, जैसे ये क्यूब है ये क्यूब है। चारों दीवार नीचे कनेक्ट होते हैं, इसी के जस्ट नीचे वाला जो है ये है, इसी के 2 पीछे भी होगा, तो 4 प्लस 4 आ जाएगा। और चारों दीवार अपने में भी कनेक्ट होते हैं, तो ये हो जाएगा, इसी तरह ये हो जाएगा। तो अगर आप इस तरह से दीवार को देखेंगे तो टोटल 4 प्लस 4 प्लस 4, इसका आंसर हो जाएगा 12। तो इसका आंसर यहाँ पे 12 हो जाएगा। आंसर इज ए इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये भी ज़्यादा टफ नहीं था, लेकिन विजुअलाइज कई लोग नहीं कर पाते, मैं चाहूंगा कि आप लोग करें। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट था। अगर 700 से हम 1000 के बीच नंबर लिखते हैं तो मतलब नंबर क्या होगा, पहला डिजिट फिक्स हो गया, या तो 7 होगा, 8 होगा, या तो 9 होगा। अब अगर हम ये बोलते हैं कि 100 प्लेस पर जो डिजिट है वो 10 प्लेस से अधिक होना चाहिए, तो अगर हम यहाँ पे 7 रखे हैं और अगर 10 प्लेस पे जो डिजिट है वो यूनिट प्लेस से अधिक होना चाहिए, ऐसे कितने नंबर होंगे। तो मान लीजिए हम 7 को फिक्स कर देते हैं,
तो जब हम यहाँ पे 1 लिखेंगे 1, 0 नहीं लिख सकते हैं क्योंकि 0 लिखेंगे तो छोटा नंबर 700 होगा, ये दोनों नंबर सेम हो जाएगा। 0 ऐसे भी नहीं लिख सकते हैं क्योंकि अगर यहाँ 0 लिखे यहाँ 1 लिखे तो ये गलत हो जाएगा, टेंस प्लेस को अधिक होना चाहिए। तो अगर हम 1 लिखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक पॉसिबिलिटी क्या बचेगी, 0 लिखने की। अगर हम यहाँ पे 7 के बाद 2 लिखते हैं तो हमारी पॉसिबिलिटी क्या क्या होगी, या तो 0 से भर सकते हैं या हम 1 से भर सकते हैं, दो पॉसिबिलिटी। अगर हम 7 के बाद 3 लिखते हैं तो हम 0 से भर सकते हैं या 1 से या 2 से, 3 पॉसिबिलिटी। तो अरे ये तो पैटर्न दिख गया हमें। और हम कब तक भर सकते हैं, 6 तक भर सकते हैं, क्योंकि 7 के बाद हम 7 नहीं भर सकते हैं क्योंकि जो 10th डिजिट है वो 100 डिजिट से छोटा होना चाहिए। तो जब हम 6 भरेंगे तो हम यूनिट डिजिट को क्या क्या से भर सकते हैं, 0 से, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 5 तक भर सकते हैं, मतलब 6 डिजिट से भर सकते हैं। तो ये एक पैटर्न आ जाएगा कि जब हम 7 को फिक्स करेंगे तो हमारे पास इतना डिजिट बनेगा, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6। जब हम 8 को फिक्स करेंगे तो ये 1 से 7 तक का हो जाएगा, और जब हम 9 को फिक्स करेंगे तो 1 से 8 तक का हो जाएगा। अब सम क्या होता है, n × n + 1/2, तो 6 × 7/2, 7 × 8/2, 8 × 9/2। तो ये क्या हो जाएगा, 6 × 7 = 42/2 = 21, 7 × 8 = 56/2 = 28, 8 × 9 = 72/2 = 36। आंसर आ जाएगा 85 जोड़ के। तो द राइट आंसर इज 85। ये क्वेश्चन अगर आप ठीक से जानते हैं तभी बना सकते हैं। ये एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है एग्जाम में अटेम्प्ट करने के लिए भी, टाइम टेकिंग क्वेश्चन भी है, उस समय सोच पाना इतना आसानी से। तो ठीक है, ये क्वेश्चन हमने देख ही लिया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये सब क्वेश्चन आसान है, ये गलती नहीं करिए कि देखिए पेन पेंसिल से छोटा है, पेंसिल बुक से छोटा है, हमने डिस्कस भी किया है इस चीज को। और कैप आपका बुक से छोटा है, बुक कैप से बड़ा है, इसको ऐसे ही लिख लीजिए कि कैप भी बुक से छोटा है। तो हम ये तो जरूर कह सकते हैं कि पेन बुक से छोटा है, पेन कैप से बड़ा है, नहीं भाई। पेन तो हमने, ये हम कैसे कह सकते हैं, पेन और कैप का हम क्या कोरिलेशन कर सकते हैं। दूसरा, पेन कैप बराबर है, ये भी हम नहीं कह सकते। पेन कैप से बड़ा है, ये भी हम नहीं कह सकते। तीनों पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करता है, पर पेन बुक से छोटा है ये तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन। इस तरह के सवाल आपको एग्जाम में बनाने चाहिए, ये सबसे पहले आप पिक करिए जब आप पेपर देख रहे हैं। अभी तक का क्वेश्चन में मैं बोलूंगा कि क्वेश्चन नंबर 2 इजी था, क्वेश्चन नंबर 1 इजी था, क्वेश्चन नंबर 3 डिफिकल्ट था, क्वेश्चन नंबर 4 सबसे इजी है अभी तक का पेपर में। ये तो सही होना ही होना है, इट हैज टू बी ट्रू। क्वेश्चन नंबर 5 इज अगेन वन ऑफ द इजी क्वेश्चन। यहाँ कहा जा रहा है कि हम किताब को बेचे x प्राइस पे, फिर a+2 को बेचे x+2 पे, और a-2 को बेचे x-2 पे मैथ्स की। तो टोटल हमने कितना रुपीज सेल किया। बस आपको इसमें कैलकुलेशन ध्यान से करना था, आसानी से इसको तोड़ सकते थे। ax 2 + 2 × 2 4 हो जाएगा, a × 2 मल्टीप्लाई होगा और 2 × x मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे बस यही कैच था कि आप -2 × -2 को +4 करना था, गलती नहीं करना था इसमें बस। और यहाँ पे -2a -2x दोनों कट जाएगा इनसे, आंसर आ जाएगा 3ax + 8। दिस इज अगेन वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन विच यू शुड बी डूइंग। यहाँ पे दिया भी हुआ है, ये आंसर भी आ जाएगा, इसमें भी कोई डिफिकल्टी नहीं था इस तरह से कि आपको फंसना चाहिए था। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे जिसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। तो देखिए इसमें दिया हुआ था 15 रेड बॉल्स हैं, 20 ब्लैक बॉल्स हैं। अब उसको नंबर किया गया है 1 2 3 से सारे बॉल्स को। फिर 20% ऑफ द रेड बॉल्स आर नंबर्ड 1, 40% नंबर 3 है। इसी तरह से और नंबरिंग दी हुई है। अब इतना पढ़ते पढ़ते ही कई लोग लॉस्ट आउट फील करने लगते हैं कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं किया जाए, बट ये सब क्वेश्चन बहुत आसान होता है अगर पूरा पढ़ लिया जाए। उसे कहा गया है कि वो विन करेगा अगर ये होता है। तो चांसेज ऑफ विनिंग क्या है, मतलब चांसेज ऑफ पिकिंग दीज बॉल्स क्या है। तो देखिए इसको बहुत इजीली ऐसे किया जा सकता है कि रेड बॉल्स इतना थे 15, जो परसेंटेज दिया हुआ था उसको निकाल सकते थे आप। 20% नंबर्ड 1 है, ऐसे ही बनाना चाहिए आपको पीछे में या वहाँ बगल में कि हमने नंबरिंग कर दिया 1 2 3। अब जितने बॉल्स हैं उतना हमने रख दिया। 3 बॉल्स नंबर्ड 1 है, 6 बॉल्स नंबर 2 हैं, 6 बॉल्स ये हैं। उसी तरह से हमने ब्लैक बॉल्स का भी रख दिया। अब वो बोल रहा था कि उसे रेड एंड 3, क्वेश्चन पढ़िए यहाँ पे क्या दिया है कि वो कब जीतेगा, जब वो पिक करेगा रेड एंड इट इज नंबर 3, मतलब दोनों चीज होना चाहिए, और या तो ब्लैक एंड नंबर्ड 1 और 2। तो हम लिखेंगे ऐसे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग रेड एंड 3। तो कितने बॉल्स ऐसे हैं जो कि रेड हैं और 3 नंबर के हैं, तो 6 बॉल्स ऐसे हैं। कितने बॉल्स ऐसे हैं जो कि ब्लैक हैं और 1 या 2 नंबर में है, तो 5 और 9, तो 6 5 11 9 20। और टोटल कितने बॉल्स हैं, 15 20, टोटल 35 बॉल, 20 पिक करना है, 4:7, आंसर इज बी। दिस इज अगेन एन इजी क्वेश्चन, हाउएवर द कॉम्प्लेक्सिटी अराइजेस, क्योंकि आपको इसमें मेंटल कॉग्निटिव टाइम बहुत लगता है ये सब चीज पढ़ के क्लियरली लिखने में, और आदमी घबरा जाता है इतना हम कैसे लिखें। इस चीज से बचिए एग्जाम में, ठीक है।
अब ये जैसे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो हम बोलेंगे ये थोड़ा मॉडरेट से डिफिकल्ट था, पर आप बना सकते थे। अब दो आदमी है, ए और बी ट्रैक पे चल रहा है, ये देखिए ए है, यहाँ पे बी है, जो एट द स्टार्ट, आराम से पढ़िए क्वेश्चन, बी इज अहेड ऑफ ए एंड देयर पोजीशंस मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एट द सेंटर। तो हमने बना दिया, यहाँ पे ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, 30 डिग्री बना रहा है। नाउ जब ए डायमेट्रिकली अपोजिट रीच करता है, ठीक है, तो वो बी को मिलता है, तब वो बी को भी वहां मिलता है। नाउ इफ दे आर रनिंग विद द यूनिफॉर्म स्पीड, दोनों आराम से चल रहा है, तो कितना कौन कवर किया? तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था कि देखिए ए को टोटल 180 डिग्री कवर करना पड़ रहा है, पाई आर थीटा वाला जो होता है बाई 360 करिए या नहीं करिए। बी को 150 डिग्री करना पड़ रहा है क्योंकि ये 30 डिग्री पहले से ज्यादा है, तो ये जब 180 डिग्री किया, ये 150 डिग्री किया, पाई आर ये सब कट जाएगा। ये सब तो मैंने आपको दिखाने के लिए लिखा है, सिंपल ये आ जाएगा डिग्री से 180 बाई 150 6:5 आंसर। ठीक है। अब अगर आपको इसमें ज़्यादा नहीं भी समझ में आ रहा था तो बहुत आसान इसका चिट कोड भी है कि देखिए यहाँ डायमेट्रिकली लिख दिया था, तो आपको पता था कि एक तो 180 डिग्री है और 1 डिग्री 30 दिया हुआ था, तो आंसर या तो 6:1 होता या 6:5 होता। क्वेश्चन में दो ही दिया हुआ है, डायमेट्रिकली अपोजिट दिया हुआ है, दूसरा 30 डिग्री दिया हुआ है, तो ये दोनों में से ही कोई आंसर होगा, ये दोनों तो बिल्कुल नहीं होगा, पहले ही खत्म कर दीजिए। अब देखिए कि कहाँ से रनिंग स्टार्ट किया, जस्ट यहाँ से किया, तो इसको 5, ये जब कंप्लीट किया तो ये 6 गुना किया, उसके बाद मतलब आप ये अटेम्प्ट कर सकते थे, तो ये भी आसान सा क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं, जो कि अगले पेज में है। ये भी आसान क्वेश्चन, देखिए ये तो हमने कर लिया 6:5 कि एक स्टूडेंट है जिसको 40% नंबर चाहिए एग्जाम में पास करने के लिए, ठीक है भाई, ही गेट्स 30 मार्क्स और फिर भी फेल कर गया, तो 30 मार्क्स आया, फेल कर गया 30 मार्क्स से, तो पास कितना का था, 60 मार्क्स पे पास होना था, मतलब 30 + 30, और 40% मार्क्स था टोटल मार्क्स का, पास मार्क्स, तो 40 4/10 = 60, तो x = 150। ये सब इजीली कर लेना चाहिए, इसमें ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा, आंसर भी आ जाएगा। दिस इज अगेन वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन। देखिए पहले पेज में 3-4 क्वेश्चन आसान से थे, ये क्वेश्चन भी आसान है। देखिए 19 बॉयज टोटल हॉकी खेलते हैं, यहाँ लिख लीजिए 19 है, ठीक है, जिसमें से 11 हॉकी का शर्ट्स पहने हैं, 14 हॉकी के पैंट्स पहने हैं, तो ये हो गया शर्ट, ये हो गया पैंट। यहाँ पे वेन डायग्राम देखिए, तो कुछ ऐसे बॉयज हैं जिन्होंने दोनों पहना है, हॉकी का पैंट और शर्ट दोनों पहना है, ये ओवरलैप रीजन हो गया। तो अगर हम मानते हैं कि x ऐसे बॉयज हैं जिन्होंने दोनों पहना है, तो 11 - x यहाँ बच गए, यहाँ पे बच गए 14 - x। तो हमें निकालना है कि वैसे बॉयज कितने हैं जिन्होंने फुल यूनिफॉर्म पहना है, फुल यूनिफॉर्म मतलब पैंट शर्ट दोनों, तो टोटल तो 19 ही बॉयज होने हैं, वो जोड़े हैं, तो 11 - x जो यहाँ बचे, प्लस x को एक ही बार काउंट करेंगे, 2 बार काउंट हो रहा है, प्लस 14 - x कट जाएगा, 25 - x = x = 6। इसका एक बहुत आसान तरीका निकालने का, टोटल जोड़ लीजिए, 11 14 25, 25 में ये वाला चीज 2 बार काउंट होगा, अगर हम इसको टोटल काउंट करें, इसको टोटल काउंट करें, मतलब 2 बार काउंट हो रहा है, हमको ये निकालना है, तो एक बार घटाना पड़ेगा, तो आंसर सीधे आ जाएगा 25 - 19 6। ऐसा हर साल आता है सवाल, इजी सवाल होता है, आप इसे बनाइए, समझिए जो मैंने आपको बताया, जो मैंने यहाँ लिखा था उसको देखिएगा स्लाइड में, एक बार आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 10 to 15। अब ऐसा सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसे सही टाइम दें। देखिए इसमें 6 सवाल है, अगर हम इसे छोड़ देंगे तो 6 × 2.5 15 नंबर चला जाएगा, और ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है सब लोगों के लिए। ये LR का सवाल है, ठीक है, तो हम जैसे जैसे सवाल लिखा है वैसे वैसे लिखते जाते हैं, देखते हैं कि कितना डिफिकल्ट है। ABCD स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वो अलग अलग सिटी में पढ़ते हैं, PQRS, वो 4 अलग सब्जेक्ट पढ़ते हैं, ठीक है, जो कि ऑर्डर में नहीं है, और वो 4 अलग स्टेट में है, तो 3 वेरिएबल हैं बेसिकली। ABCD भी है, 3 अलग स्टेट्स हैं, 3 अलग सिटी है, 3 अलग कॉलेज है, तो देयर आर लॉट ऑफ वेरिएबल्स। अब हम देखते हैं कि D असम में पड़ता है, तो सबसे पहले हम ये देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले हमने D को असम में डाल दिया गोला करके, ठीक है। दूसरा हमने लिखा कि आर्ट्स कॉलेज इज लोकेटेड इन सिटी S, हमने सबसे पहले बस ABCD लिखा था शुरू में, फिर हमने यहाँ असम लिखा, ऐसे ही हमने किया। फिर हमने दूसरा इन्फॉर्मेशन लिखा कि आर्ट्स कॉलेज सिटी S में, जो कि राजस्थान में है। तो देखिए ये लड़का असम में पढ़ रहा है, मतलब ये लड़का राजस्थान में नहीं पढ़ रहा है, मतलब आर्ट्स कॉलेज राजस्थान में नहीं है, मतलब D आर्ट्स नहीं पढ़ रहा है। इतना तो हम लोग इससे कंक्लूड कर सकते हैं, और D सिटी S में नहीं पढ़ रहा है, ये भी हम कंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। A कॉमर्स पढ़ता है, A कॉमर्स पढ़ता है, इसका मतलब A आर्ट्स नहीं पढ़ता है, ये भी हम कंक्लूड कर लेंगे यहाँ से। और क्योंकि A आर्ट्स नहीं पढ़ता है, इसका मतलब A भी राजस्थान में नहीं पढ़ता है। समझ रहे हैं कैसे सोचना है? क्यों? क्योंकि जो राजस्थान में पढ़ता है वही आर्ट्स पढ़ता है, ठीक है, तो A और D दोनों राजस्थान में नहीं पढ़ते हैं।
फिर बी सी टी क्यू में पढ़ता है। अब देखिए ध्यान से, अगर बी सी टी क्यू में पढ़ रहा है इसका मतलब बी सी टी एस में नहीं पढ़ रहा है, इसका मतलब बी आर्ट्स नहीं पढ़ रहा है, इसका मतलब बी राजस्थान में नहीं पढ़ रहा है। तो सी एक ऐसा है, यहां से निकल जाएगा इन तीनों से, क्योंकि हमने तीनों में निकाल लिया कि आर्ट्स नहीं पढ़ रहा है, आर्ट्स नहीं पढ़ रहा है, आर्ट्स नहीं पढ़ रहा है, तो सी जो है सी टी एस में पढ़ता है और राजस्थान में और आर्ट्स पढ़ता है। ये हमारा सबसे पहले कंक्लूजन डिराइव होगा इतना इन्फॉर्मेशन से, इतने इन्फॉर्मेशन से। आखिरी इन्फॉर्मेशन देखते हैं कि साइंस कॉलेज केरल में है। तो साइंस कॉलेज केरल में है और हमने ये पाया कि ए कॉमर्स पढ़ता है, तो ए कॉमर्स पढ़ता है, ठीक है। ए साइंस कॉलेज केरल में है, इसका मतलब ए केरल में नहीं पढ़ रहा है, ठीक है। ए राजस्थान में नहीं पढ़ रहा है क्योंकि सी पढ़ रहा है, और डी असम में पढ़ रहा है तो ए असम में भी नहीं पढ़ रहा है, इसका मतलब ये गुजरात में पढ़ रहा है जो एकमात्र बचा हुआ है। तो ये गुजरात हो गया, डी असम हो गया। अब बी इसका मतलब कहाँ पढ़ रहा है, केरल में पढ़ रहा है, क्योंकि यही एक बचा है केरल के लिए। ध्यान से सुनिएगा इसको बार बार, तब आपको समझ में आएगा। अब क्योंकि बी केरल में पढ़ रहा है और हमने बाकी निकाल लिया था कि ये कॉमर्स पढ़ रहा है, ये आर्ट्स पढ़ रहा है, और बी, हाँ यहाँ पे हमने निकाल लिया कि ये केरल में पढ़ रहा है, ठीक है। अब हमें निकालना एक और चीज था कि भाई ए कॉमर्स पढ़ रहा है, ए गुजरात में है, सी सिटी एस में, इसका सिटी नहीं निकल पाया है, इसका पर सिटी निकल गया है, बी सिटी क्यू में पढ़ रहा है। अब बी यहाँ से साइंस पढ़ रहा है, ये आपका निकल जाएगा क्योंकि बी आर्ट्स नहीं पढ़ सकता, कॉमर्स ए पढ़ रहा है, ठीक है, ये आर्ट्स पढ़ रहा है, और इंजीनियरिंग डी पढ़ रहा है। अब वो कैसे निकलेगा कि इंजीनियरिंग डी पढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि साइंस कॉलेज केरल में है, इसलिए बी को साइंस ही पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये केरल में पढ़ता है, तो इसको डी को इंजीनियरिंग ही पढ़ना पड़ेगा। तो अगर आप 5 से 6 मिनट इस पर ध्यान देंगे तो आपका बहुत सारा चीज़ आ जाएगा। ये नहीं पता चल पाया कि डी सी टी पी में है या सी टी आर में है, दिस वी कांट गेट कि डी किस में है, सी टी पी या आर, इन दोनों में से कोई एक में है। इतना इन्फॉर्मेशन से इतना ही चीज़ निकल सकता है। तो ए कहाँ पढ़ रहा है भाई, तो ए गुजरात में पढ़ रहा है, आंसर आ गया। साइंस कॉलेज कहाँ पे है, साइंस कॉलेज हमने देखा कि कहाँ पे लिखा है, केरल में, और केरल में क्या है, सिटी क्यू है, तो सिटी क्यू में है। सी कहाँ पढ़ रहा है, तो सी राजस्थान में। उसके बाद अगले सवाल में आते हैं, अगले पेज पे इसको क्वेश्चन को फिर से मैंने मेंशन किया है। बात समझ रहे हैं, इस चीज का वैल्यू बहुत है अगर ऐसा सवाल निकल जाता है तो। अगला सवाल था कि सी कहाँ पढ़ रहा है, तो सी राजस्थान में हो गया। देखिए सी राजस्थान में पढ़ रहा है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग मेंशन किया है। कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो देखिए ए साइंस कॉलेज में पढ़ रहा है, ए नहीं, ए तो कॉमर्स पढ़ रहा है। ए केरल में है, नहीं, ए तो गुजरात में है। इंजीनियरिंग कॉलेज गुजरात में है, नहीं, इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ पे आपका, असम में है। डी इज नॉट स्टडिंग इन सिटी एस, सिटी एस में सी पढ़ रहा है, डी नहीं पढ़ रहा है, इसलिए ये सही जवाब है। फिर अगले में आते हैं कि भाई इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ पे है, हमने देखा है यहाँ, देखिए बच्चों, डी में है, असम में है, तो डी वहाँ पढ़ रहा है और असम में है। सी वहाँ थोड़ी पढ़ रहा है, गलत हो गया। बी भी नहीं पढ़ रहा है, गलत हो गया। इट इज लोकेटेड इन गुजरात, नहीं, गुजरात में तो कॉमर्स कॉलेज है। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इंजीनियरिंग कॉलेज इज इन असम, इंजीनियरिंग कॉलेज इज इन असम। तो अगर हम इसको ध्यान से देखे होते, ऑल 6 क्वेश्चंस कुड हैव बीन सॉल्व्ड इन द एग्जाम कंडीशन, और काफ़ी लोगों ने इसे सॉल्व किया है। और ये 15 मार्क्स अगर हमारा आ जाता है 10 मिनट लगा के, तो हमारा बहुत कॉन्फिडेंस आ जाता। 5 से 10 मिनट इसको दिए होते और चुपचाप जिस तरह से हमने प्रोसीजर फॉलो किया वैसे फॉलो करके लिखेंगे तो आंसर आ जाएगा। देयर इज नथिंग विच कैन स्टॉप यू फ्रॉम सॉल्विंग दिस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ऐसा सवाल को छोड़ दीजिए एग्जाम में, दिस इज टू डिफिकल्ट फॉर एग्जाम, सीधे लीव इन द एग्जाम। इस तरह के क्वेश्चंस को नहीं सॉल्व करना है, इसमें कई सारा विजुअलाइजेशन करना है, कितना ट्रायंगल आगे दिख रहा है, पीछे दिख रहा है, और सारे ऑप्शंस काफ़ी करीब हैं। हाउ विल यू एलिमिनेट 11 भी 18 भी 22, तो अगर इसमें आप 5 मिनट भी लगाएंगे तो भी नहीं सॉल्व कर पाएंगे, सीधे छोड़ देना चाहिए, लीव। यू आर नॉट देयर टू सॉल्व ऑल 80 क्वेश्चन, यू आर देयर टू मैक्सिमाइज योर स्कोर्स। अगले में आते हैं। अब देखिए इसमें 2 1 डॉट दिया है, तो 2 1 डॉट इज अ हिंट। ट्रिक क्या है कि 2 1 डॉट अगर हम लगाएंगे तो कोई भी नंबर क्या बनेगा, 210, 211, और यहाँ पे हमें ये जो डॉट 3 और डॉट 1 दिया है, तो उन दोनों को जब जोड़ेंगे तो बड़ा नंबर होना चाहिए, तभी तो 3 डिजिट में पहुंचेंगे, 200 वाले में पहुंचेंगे। अगर यहाँ 1 1 डाल दें, 1 1 1 3 1 1, तो ये तो 100 से भी पार नहीं होगा। तो हमें यहाँ 7 8 9 में कोई बड़ा नंबर चाहिए था, इसलिए हम बड़ा नंबर सीधे रख के देखेंगे। इसमें हम सीधे ऑप्शन फिट करेंगे, सॉल्व नहीं करेंगे इसको, सीधे ऑप्शन डालेंगे कि बड़ा नंबर चाहिए, 8 डाले, आंसर आ जाएगा सीधे।
कुछ दिमाग नहीं लगाना है, ये सब क्वेश्चन में ऑप्शन और बड़ा नंबर इतना सोचना है। ये नहीं कि पहले 4 ट्राई किए 5 ट्राई किए, खुद सोचिए आप 4 ट्राई करिए तो क्या आएगा 43 41 84 और यहाँ 214 कभी बन सकता है, यहाँ 24 14 और 4 जोड़ के कभी नहीं बनेगा। ठीक है, ये काफ़ी आसान सा था। देखिए जनरली यूपीएससी प्लस माइनस इनटू में ही खेलती है, ज़्यादा हार्ड नहीं देती है। अगर हम यहाँ पे सिंबल, ये सिंबल नहीं दिया हुआ था तो हम यहाँ माइनस और प्लस अगर रख देते तो ये पूरा पैटर्न दिख जाता आपको कि क्या है ये पैटर्न। तो कई लोग पहचान लिए, कई लोग नहीं पहचान पाए, तो एग्जाम में इस तरह के पैटर्न्स को सॉल्व कर लेना चाहिए माइनस प्लस का, इसका आंसर इजीली आ जाता है। अब देखिए हाउ मेनी डायगोनल्स कैन बी डन, हमने पिछले ही वीडियो में बनाया था कि डायगोनल्स के काफ़ी सवाल आते हैं। ऑक्टागन में 8 साइड होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो कोई भी 2 साइड को कंबाइन करें, 8c2 माइनस 8 में से कोई 2 चूज करें माइनस, अगर अगल बगल वाला चूज कर लेंगे तो वो डायगोनल ही बनेगा, वो साइड बनेगा। डायगोनल कब बनेगा, जब 1 3 को कनेक्ट करेंगे, 1 5 को, 1 6 को। तो 8c2 माइनस 8c1, तो 8c2 का मतलब होता है 8 इंटू 7/2, इसका मतलब हो जाएगा 28 माइनस 8c1 का मतलब होता है 8 इंटू 1, तो 28 में 8 गया तो 20 बचा, इसका आंसर 20 हो जाएगा। ठीक है, ये भी इजी सवाल था अगर आपको थोड़ा सा भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन आता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं ना। इस क्वेश्चन को पढ़ते ही पढ़ते लगेगा कि बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, जबकि बहुत सिंपल सा इन्फॉर्मेशन है। इसमें 2 गाड़ी चल रही थी, एक गाड़ी व्हीकल बी, एक गाड़ी व्हीकल ए है। व्हीकल ए इस तरह से बढ़ता है, तो व्हीकल ए पहले कम वेलोसिटी पे था, व्हीकल बी शुरू से उतना ही चलता गया, शुरू से चलता गया। अब ये लिख रहा है कि ये उसका कोऑर्डिनेट्स कुछ कुछ दिखाया। फिर इसने बोला कि जो फाइनली उसने पाया कि पीडी जो था हाफ एल डी था, एल यहाँ पे था। तो अगर हम यहाँ पे पीडी को x माने तो एल डी 2x था, तो ये बड़ा ट्रायंगल जो बना उसमें ये टोटल 3x हुआ। अब ये ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट है इसमें, ये देखिए यहाँ पे छोटू ट्रायंगल यहाँ पे है, ये बड़ा ट्रायंगल है, तो ये अगर y मानेंगे तो ये टोटल 3y हो जाएगा। नाउ अब निकालना था कि रेशियो ऑफ द डिस्टेंसेस क्या है, तो वेलोसिटी इनटू टाइम का जो एरिया होता है वो डिस्टेंस होता है। यहाँ पे लिखा है एरिया अंडर द कर्व, तो जो b है वो तो रेक्टेंगल में चल रहा है, तो उसका टोटल एरिया क्या हो जाएगा 3y, और इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा यहाँ तक 2x, क्योंकि टोटल 3x था, तो उसका 6xy। और दूसरे वाले का व्हीकल ए का क्या हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही होता है ट्रायंगल का एरिया। बेस क्या है इसमें 3y है ना, और हाइट इसका टोटल क्या है यहाँ से अंत तक लेके 3x, 2x प्लस x, तो 9xy हो जाएगा, 9xy/2 हो जाएगा। रेशियो क्या आ जाएगा 9/2 डिवाइडेड बाई 6, 9/12, 3/4, आंसर 3:4। This is again a moderate to difficult question. If you keep solving it properly, you will get the answer. इसमें भी कोई डिफिकल्ट नहीं था, इतना मैंने आप लोगों के लिए इसलिए बनाया कि आप देखें कि किस तरह से बनता है ये सब सवाल। अगले सवाल में आते हैं। देखिए ये सवाल के बारे में मैं कुछ कहना चाहूँगा। ये सवाल जस्ट पैसेज के ऊपर होता है और ये कभी कभी छूट जाता है, हम लोग कभी कभी ध्यान नहीं देते हैं ऐसे सवाल पे, और ऐसा सवाल जनरली ईजी रहता है। प्लीज़ मेक श्योर कि आप प्रॉपर पढ़ें पूरा और सवाल को अटेम्प्ट करें। अब यहाँ पे कुछ नहीं था इसमें, 40 किलोमीटर पर आवर को अगर आप 5 इंटू 18 से मल्टीप्लाई करते तो मीटर पर सेकंड में आ जाता, जो कि कुछ अब ना लोग क्या करने लगता है कि 18 को काट रहे हैं 40 से, कुछ मत किया करिए। देखिए ये 40 इंटू 5 क्या हो रहा है 200, लेंथ कितना दिया हुआ है 200, टाइम निकालना है टोटल डिस्टेंस बाई स्पीड, 200/200 डिवाइडेड बाई 18, 200 कट जाएगा 18 सेकेंड आ जाएगा। अननेसेसरली आप टाइम खराब मत करिए ये सब कैलकुलेशंस को यहाँ करके, लास्ट में करना चाहिए अगर कोई कटिंग होता है तो। यहाँ से अब हम पैसेज में आएंगे, तो ये 21 क्वेश्चंस आपको एक साथ अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी चाहिए, और सारे मैथ्स क्वेश्चन एक साथ अटेम्प्ट करना चाहिए, उसके बाद पैसेज पढ़ना चाहिए। तो पैसेज अटेम्प्ट करिए फिर मैथ्स क्वेश्चन करिए, एज पर योर कन्वीनियंस। मेरा मैथ्स अच्छा था तो पहले मैं मैथ्स करता था। अब हम आते हैं पैसेज में। तो पैसेज के रूल्स को एक बार हम लोग फिर से दोहरा लेते हैं, जो हमने लिखा था कि एक्सट्रीम वर्ड्स लाइक ओनली, ऑल, नेवर, नन, ये सब गलत होंगे। जीएस में जो आपने पढ़ा है नॉलेज उसको अप्लाई करिए, ऑप्शंस को पहले पढ़िए रीडिंग द पैसेज से, उसके बाद आप पहले इलिमिनेट करिए। तो हमने पैसेज नहीं पढ़ा मान लीजिए, हम सीधे इस पे आते हैं कि क्या रैशनल इन्फरेंसेज पैसेज से निकलता है। और हमने देखा था कि एजम्पशंस वाले क्वेश्चन डिफिकल्ट हो सकते हैं तो छोड़ दीजिए। फेयर सेंटेंसेस को देखिए और लुक फॉर द ऑप्शन जिसमें कीवर्ड मैच करता है पैसेज से, ये भी हमने बताया पिछले में। और ये सब ऑप्शंस लाइक ग्रेटली डिपेंड, स्ट्रिक्टली मेजर, स्विच ओवर, ये सब बहुत वियर्ड ऑप्शन है, वेवर्ड है, मतलब काफ़ी एक्सट्रीम टाइप का है, ठीक है। और जो पैसेज में बात नहीं हुआ उसको खुद से अज्यूम मत करिए, जो पैसेज बात कर रहा है और समझिए कि वो क्या बात करना चाह रहा है, किसके लिए, क्या उसका मेन कंसर्न है ऑथर का। इन्फरेंस और इम्प्लीकेशन आसान होता है। तो देखिए लॉजिकल इन्फरेंस पहले बोल रहा है, तो हम बिना पढ़े पैसेज पहले देखते हैं कि ग्रेटली डिपेंड्स, पहले ही ग्रेटली डिपेंड्स वर्ड आ जाएगा तो हटा दीजिए,
ऐसा वर्ड मत लीजिए ग्रेटली, ठीक है। इंडिया शुड टेक स्ट्रिक्ट मेजर टू कंट्रोल, स्ट्रिक्ट मेजर्स कैसे ले सकता है भाई कोई भी नेशन? इंडिया फार्मिंग कम्युनिटी स्विच ओवर टू इकोनॉमिक, फार्मिंग कम्युनिटी क्यों स्विच कर लेगा, क्यों स्विच करना चाहिए, ये भी सोचना है कि इस तरह का क्यों होगा। अब हम जल्दी से पैसेज पढ़ते हैं। अगर मुझे पढ़ना होगा तो मैं देखूंगा, अच्छा यहाँ डेटा दिया है, डेटा 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 कि बहुत सारा पॉपुलेशन है जो डिपेंड कर रहा है। अनलाइक यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका वेयर ओनली 3 to 4% ऑफ द पॉपुलेशन इन इंडिया में 47% है। ये एक इंपॉर्टेंट बताया, मतलब पॉपुलेशन का डिपेंडेंस एग्रीकल्चर पे अधिक है, ये आपको पहला पता चलता है इस पैसेज से। फिर आप पढ़ना शुरू किए, इवन इफ इंडिया कंटिन्यूज टू डू वेल इन द सर्विस सेक्टर एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पिक्स अप, इट इज एक्सपेक्टेड कि 2030 से इंडिया ओवरटेक्स चाइना द मोस्ट पॉपुलस कंट्री विथ 42% स्टिल डोमिनेंट ऑन एग्रीकल्चर। इसका मतलब कि एग्रीकल्चर पहले से भी अधिक है। दूसरा, और सेक्टर्स का भी डेवलपमेंट होने के बाद भी एग्रीकल्चर विल रिमेन वेरी क्रिटिकल। एग्रीकल्चरल सेक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, अभी भी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद भी 42% विल स्टिल डिपेंड। अब हम पढ़ते हैं इसके, फिर से पढ़ते हैं कि रैशनल एंड ये क्या है। तो देखिए इसमें पहला क्या है कि प्रॉस्पेरिटी ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर इज ऑफ क्रिटिकल इंपॉर्टेंस। यहाँ देखिए बार बार सेक्टर वर्ड आ रहा है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विस सेक्टर, और एकमात्र ऑप्शन है यहाँ जहाँ एग्रीकल्चरल सेक्टर वर्ड आ रहा है। सेक्टर वर्ड इज मैचिंग, ऑलवेज कीप इट एज ए प्रोबेबल। और ये बोल भी रहा है यही चीज़ कि अगर प्रॉस्पेरस रहेगा एग्रीकल्चर तभी तो हम 42% हम ऐसा नहीं कर सकते कि लोगों को एग्रीकल्चर से हटा के किसी और में डाल देंगे, आगे भी डिपेंडेंस बना रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इंडियन इकोनॉमी ग्रेटली डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर। ये भी सही स्टेटमेंट है बाकायदा। अब मैं बताऊंगा आपको क्या इसमें गलती है। पहले तीसरा स्टेटमेंट पाते हैं, शुड टेक स्ट्रिक्ट मेजर्स टू कंट्रोल रैपिड। ये तो कहीं बात ही नहीं हो रहा है पैसेज से। पैसेज ये बोल रहा है पॉपुलेशन बढ़ने वाला है और एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंस होगा। अपने मन से मत सोच लीजिए कि पैसेज ने आपको सोचा होगा बोलने के लिए कि पॉपुलेशन ग्रोथ, जो पैसेज बोलता है वही मानना है। पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में कहीं ये नहीं बोला जा रहा है, बोला जा रहा है कि इंडिया पॉपुलस कंट्री बनेगा। तो हमें एग्रीकल्चर सेक्टर से फील आ रहा है, शुरू से क्या बताया गया, एग्रीकल्चर सेक्टर। और चौथा जो है कि फार्मिंग को दूसरे कम्युनिटी ऑक्यूपेंट्स में भी अगर हम स्विच कर लें तो भी एग्रीकल्चर पर जो हमारा डिपेंडेंस है वो बना ही रहेगा, ये साफ साफ पता चलता है पैसेज से। तो ये भी एक वियर्ड ऑप्शन लगता है कि शुड टेक, ये सब जनरली गलत होगा। शुड मतलब इंडिया को यही करना चाहिए, एकदम हार्श स्टेटमेंट्स है कि यही चीज करना चाहिए, ऐसा कभी नहीं होगा। मे ये सब जब रहेगा तब सही रहेगा, समझ रहे हैं। अब आता है कि देखते हैं इन दोनों पे। तो इस पैसेज में ये कभी नहीं बताया गया कि इंडिया का इकोनॉमी ग्रेटली डिपेंड करता है एग्रीकल्चर पे। कितना इकोनॉमिक आउटपुट है कहीं लिखा गया? कहीं नहीं लिखा गया। यहाँ पे आपको ये नहीं ना बताया कि इकोनॉमी का 20% अभी भी एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट करता है या 16%, ये आप जानते हैं, पर ये पैसेज में ये चीज़ नहीं लिखा है। ध्यान से सोचिए दोनों में अंतर क्या है। इसमें कहीं भी इकोनॉमिक एंगल नहीं आया है इस पैसेज में। इकोनॉमी वर्ड कहीं मेंशन्ड है, कहीं मेंशन नहीं है। सेक्टर वर्ड पर मेंशन है, एग्रीकल्चर क्रिटिकल इंपॉर्टेंट है ये पता चल रहा है। तो वर्ड्स जो होते हैं मैंने वही लिखा है यहाँ पे। एक तो फेयर ऑप्शन के लिए जाइए एंड देन लुक फॉर द वर्ड्स विच आर मेंशन्ड इन द, ये यहाँ पे देखिए कीवर्ड क्या है, एग्रीकल्चर प्लस सेक्टर। Economy is not mentioned, hence the answer will be A in this case. This is very important and what is not taught in the passage should not be the answer. यहाँ इकोनॉमी पे कोई बात नहीं हो रही है, यहाँ स्विचिंग ओवर पे कोई बात नहीं हो रही है, और यू शुड गो फॉर द बेस्ट एंड फेयर ऑप्शन। कभी भी शुड, फोर्सफुल ऑप्शंस, कभी भी एक्सट्रीम ऑप्शंस, इसके लिए नहीं जाना चाहिए, ठीक है। जैसे अब हम क्वेश्चन नंबर 23 पे देखते हैं। तो लॉजिकल कोरोलरी, सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, पैसेज तो बाद में पढ़ेंगे, पहले हम देखेंगे कि क्या क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले ऑल वर्ड दिया है, कैसे ही कट गया। ओनली दिया ऐसे ही कट गया। अगर मेरे पास लास्ट में समय नहीं हो तो मैं दोनों को तो पहले ही काट दूंगा। और ग्लोबलाइजेशन ऑफ फूड शुड बी कटेड। अगेन शुड इज समथिंग विच इज वेरी विच इज अगेन एक्सट्रीम। शुड देखिए पिछले वाले में भी गलत था, इसमें भी गलत होगा। तो ऐसे तो मैं ये तीनों को काट दूंगा और आंसर आ भी जाएगा, और यही सही आंसर भी है फॉर्चुनेटली। तो मेरे पास तो लास्ट में टाइम नहीं बचता है, तो मैं यही करता हूँ सीधे बिना पढ़े, और देख लेता हूँ कि स्टेटमेंट क्या बोल रहा है। मोर ऑप्शंस फॉर फूड कम मोर रिस्क। हाँ भाई ये तो सही लग रहा है, मतलब अगर फूड के रिस्क, अब एक बार जल्दी से पढ़ लेंगे कि पैथोजेन के बारे में बात हो रही है, इलनेस हो रहा है, फूड कंटामिनेशन हो रहा है। अच्छा, ट्रू एक्सटेंट ऑफ ये भी नहीं है, फूड बॉर्न ये भी नहीं है। उसके बाद येट द रैपिड हैव बीन वनरेबल, रैपिड वनरेबिलिटी बढ़ रहा है, वी हैव फूड ऑन आवर प्लेट्स।
तो देखिए ये थोड़ी बोला गया है कि ग्लोबलाइजेशन ऑफ फूड प्रोडक्शन शुड बी कटेड, इतना हार्श तो कभी नहीं होना, शुड वर्ड भी गलत होगा। और ये बोल भी रहा है कि जैसे जैसे हम जितना ज़्यादा ग्लोबल फूड खा रहे हैं, ऑप्शंस बढ़ रहा है, उसी तरह से रिस्क भी बढ़ रहे हैं, जो हमारा अननोन डिजीजेज है वो बढ़ रहा है। बिल्कुल सही दिया है, जो दिया है उसी के बारे में बात किया है, तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। समझे कितना इजीली इसको किया जा सकता था। तो अगर हम इसको देखते हैं तो 23 का हो जाएगा। रेस्ट ऑप्शंस में या तो ओनली है, ऑल है या शुड है। शुड इज अगेन एन एलिमिनेटरी वर्ड, इतना नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, समझ में आया ये चीज। पहले पढ़ेंगे ऑप्शंस फिर पढ़ेंगे पैसेज। तो देखते हैं, फेथ एंड नॉट साइंस दैट सॉल्व्स ऑल द प्रॉब्लम। ऑल तो गलत ही होगा। साइंस एंड फेथ कैन म्यूचुअली, ठीक है भाई। कैन वर्ड दिया है, कैन हमेशा सही होता है जनरली, याद रखिएगा, हमने पढ़ा भी था इसको जीएस में। देयर आर सम वेरी फंडामेंटल क्वेश्चंस दैट कैन नॉट बी आंसर्ड। कैन नॉट हमने क्या बोला था, गलत होता है, याद करिएगा जीएस में। तो कैन नॉट का जनरली गलत अभी मान के चलिए। इन साइंटिफिक व्यू आर गिवन मोर इंपॉर्टेंस देन स्पिरिचुअल व्यू इन टूडेज कल्चर, ऐसा बोल रहा है ये। हो सकता है ये भी सही हो। अब हम पढ़ते हैं। आई एम ए साइंटिस्ट privileged to be somebody who want to understand nature, but I am very clear that there are questions that cannot be answered by both. Why are we here? In the domain I have found the faith provides a better answer to the answer. In oddly, in today's culture, there seems to be a widespread presumption that scientific and spiritual views are incompatible. तो टूडेज कल्चर में यहाँ पे लाइन तो सेम है, वर्ड तो सेम है, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा गया है, पैसेज ने ये नहीं बोला है कि साइंटिफिक व्यूज को ज़्यादा सिग्निफिकेंस दिया जा रहा है। इनकॉम्पेटिबल है दोनों, कि साइंटिफिक जो मान रहा है उसको लगता है कि स्पिरिचुअल सही नहीं है, और ये जो आदमी है ये क्या कहना चाह रहा है कि मैं दोनों को मानता हूँ। तो देखिए यहाँ पे वो वर्ड आया है जो कि साइंस एंड स्पिरिचुअल है, तो यहाँ पे भी साइंस एंड फेथ इज द वर्ड, दोनों वर्ड एक साथ है। कैन बी म्यूचुअली कॉम्प्लीमेंट्री अगर डोमेन्स को समझा जाए। एकदम हार्श स्टेटमेंट नहीं है, टफ नहीं है आपके लिए कि शुड होना चाहिए, कि शुड बी अंडरस्टूड, नहीं भाई, कैन। और डोमेन को समझना है, आपको बता रहा है कि क्या करना है, तो ऐसे स्टेटमेंट जिसमें अफर्मेटिव होता है जो आपको सिखाने के लिए। अब यहाँ पे देयर आर वेरी फंडामेंटल क्वेश्चन विच कैनॉट बी आंसर्ड बोथ बाय साइंस, ये इसका मेन मैसेज नहीं ना है। जो लॉजिकल और रैशनल इन्फरेंस वो क्या देना चाह रहा है कि हाँ कुछ ऐसा चीज है जो नहीं समझ सकते हम लोग, लेकिन फोकस इसके में है। ये ऑथर का दुख इस बात का है कि हम लोग दोनों चीज को एक साथ लेके नहीं चल रहे हैं, यही सबसे बड़ा विडंबना है, दैट इज द बिगेस्ट इशू। एंड वो यही चाहता है कि हम दोनों को कॉम्प्लीमेंट्री व्यू लेके चलें। तो दिस इज ऑल्सो नॉट डिफिकल्ट एंड पैसेजेस आर, बिलीव मी, वेरी इजी इफ यू अंडरस्टैंड द रूल ऑफ सॉल्विंग पैसेजेस। अगेन क्वेश्चन नंबर 25 में आते हैं। अब ऑथर वांट्स इंडिया टू गेट रिड ऑफ इटसेल्फ ऑफ द पास्ट बिकॉज कि देर इज नॉट टू मच ऑफ प्राउड ऑफ, ऐसा कभी नहीं होता। नॉट मच, अगेन मैंने बोला नॉट मच, इस तरह का स्टेटमेंट, कैन नॉट, ये सब नहीं होगा। ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, दे ऑब्स्ट्रक्ट हर फिजिकल एंड स्पिरिचुअल, ही इज नॉट एबल टू सी द रिलेवेंस ऑफ द पास्ट, ये सब तो फालतू है, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि ये देखते हैं। अब हम देखते हैं इसको पढ़ के कि ऑथर कोई होगा जो कि पास्ट का बारे में बात कर रहा होगा, उसके बाद सीधे आते हैं कि क्या दिया होगा, सप्रेस वास्ट नंबर, फ्री डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी एंड द स्पिरिट। देखिए यहाँ पे एक कीवर्ड दिया, बॉडी एंड स्पिरिट, हमने यहाँ पे देखा फिजिकल एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ, सेम वर्ड आया है कि नहीं। तो उसे पास्ट से इसीलिए दिक्कत है क्योंकि वो सप्रेस करता है आपका बॉडी एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ, मतलब ये आंसर होने का चांस है, सही बात है। आई सी कॉल दिस, आई डू नॉट विश टू कट माई सेल्फ ऑफ द पास्ट, यहाँ दिया है कि ही वॉन्ट टू कट हिमसेल्फ ऑफ द पास्ट, हिस्ट्री, गलत है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ द इनहेरिटेंस, मतलब ही इज नॉट प्राउड, ये भी गलत है। मैंने पहले ही बोला था कि ऐसा कभी नहीं होता कि कोई प्राउड, नॉट वर्ड में तो हमेशा ध्यान देना चाहिए। एंड आई एम ऑल्सो लाइक देम, ही इज नॉट एबल टू सी, और रिलेवेंस तो देख ही रहा है, शुरू से कह रहा है कि आई एम एबल टू सी द रिलेवेंस, लेकिन उसको तकलीफ इस चीज से है कि कई सारे चीजों में ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं उसके कंप्लीट ग्रोथ को, फ्री डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी को, ये सब चीज को, लेकिन वो कट ऑफ नहीं होना चाहता है, इसका ये सिग्निफिकेंस है। तो इसका भी आंसर आ जाता, दिस वाज आल्सो नॉट डिफिकल्ट, इसका आंसर डी हो जाता। जो वर्ड यहाँ पे था वही वर्ड यहाँ पे होना चाहिए, एक्सट्रीम वर्ड नहीं होना चाहिए। और जो वो समझाना चाह रहा होता है उसको एक बार 1 मिनट में पढ़ के सोचिए, मेन उसका क्या लाइन हो सकता है उसको समझिए। अब हम आते हैं इसमें पैसेज में। अब क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। पहला, क्लाइमेट चेंज इज नॉट ए चैलेंज फॉर डेवलप्ड कंट्री, ऐसा कभी हो सकता है क्या यूएस के लिए? क्या ये नहीं होगा? जैसे ही हमने स्टेटमेंट 1 हटाया, ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया। अब हमारे पास 2 ही बचे, ऑप्शन 3, 2 और 3। 3 पढ़ने का जरूरत नहीं है क्योंकि 3 तो होगा ही होगा दोनों में, फिर भी पढ़ लेते हैं। वेज एंड मीन्स ऑफ फाइनेंसिंग मस्ट बी फाउंड टू इनेबल डेवलपिंग कंट्रीज। तो सही बात है भाई, इंडिया को भी जीसीएफ चाहिए, फाइनेंस तो सभी को चाहिए, मतलब इसके बारे में बात कर रहा होगा। क्लाइमेट चेंज इज ए कम्प्लेक्स इशू एंड ऑल्सो डेवलपमेंटल इशू फॉर मेनी कंट्री, ये भी सही बात है। इज अ कॉम्प्लेक्स इशू, कैन बी डन, ये सब तो एकदम सही है कि नहीं?
और जैसे वेज एंड मीन्स शुड बी फाउंड, यहाँ पे अगर शुड या मस्ट देता तो सही है, क्योंकि ये है डेवलपिंग कंट्री के लिए, तो इसको तो बिना पढ़े ही हम लोग आंसर निकाल सकते थे। इसका आंसर सी हो जाएगा। ये एकदम जीएस के जैसा सवाल था। अब एक बार जल्दी से देख भी लेते हैं कि ये कॉस्ट के बारे में बात कर रहा है। फंडिंग इज वाइटल फॉर कंट्री लाइक इंडिया, मतलब डेवलप्ड कंट्री। द प्रॉब्लम इज मच मोर सीवियर फॉर कंट्री लाइक इंडिया हु सीम टू बी हार्डेस्ट मोस्ट कंट्रीज क्लाइमेट चेंज एज ए रियल थ्रेट एंड आर स्ट्राइविंग टू इन एन इंटीग्रेटेड मैनर। मतलब एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, सब लोग को डेवलपमेंट में क्लाइमेट चेंज को भी देखना है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। अगेन आई विल से यू कि understand this properly कि these questions can be solved in the examination and should be solved in the examination in this manner. Again crucial and logical inference है। inference वाले क्वेश्चन आसान होते हैं, assumptions में हमको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से पैराग्राफ। तो देखते हैं क्या लिखा है। सबसे पहले अब हम इसमें देखते हैं, रूरल पीपल आर गिविंग अप देयर यूज ऑफ पॉल्यूटिंग सॉलिड फ्यूल्स ड्यू टू इंक्रीजिंग अवेयरनेस ऑफ ये हैजार्ड। ये हम कह नहीं सकते हैं, बट ऐसा कभी हो नहीं रहा है। मतलब हमको नहीं पता पैसेज क्या लिखा है, बट वी नो कि रूरल पीपल थोड़ी ना पॉल्यूटिंग सॉलिड फ्यूल्स खत्म कर दे रहे हैं, तो ये होने के चांसेस कम है। सब्सिडाइजिंग द यूज ऑफ क्लीन फ्यूल्स विल सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ इंडिया, हाँ ये हो सकता है, बट अभी हम देखते हैं। इंडिया शुड इंक्रीज इट्स इम्पोर्ट ऑफ ये एंड प्रोड्यूस मोर नेचुरल, ये भी हो सकता है, हमें पढ़ के देखना पड़ेगा क्या लिखना चाह रहे हैं पैसेज। एक्सेस टू कुकिंग गैस कैन रिड्यूस, कैन वर्ड है, कैन जनरली सही होता है, यहाँ पे शुड है, शुड जनरली गलत होता है, याद रखिएगा। तो इसके गलत होने के चांस और इसके सही होने के चांस ज़्यादा हैं, तो ये दो वर्ड है जो कि हो सकता है। अब देखते हैं क्या लिखा है। कुकिंग विद बायोमास एंड कोल इज नाउ रिकॉग्नाइज्ड देयर आर रिस्क ऑफ प्री मैच्योर डेथ्स। अब देखिए जब हमने ऑप्शन पढ़ा तो देखा अरे यहाँ पे प्री मैच्योर डेथ है और इस ऑप्शन में भी प्री मैच्योर डेथ है, सेम क्वेश्चन के सेम स्टेटमेंट्स, यहाँ पे भी प्री मैच्योर डेथ वाला वर्ड है, यहाँ पे भी प्री मैच्योर डेथ है। हाउसिंग ये कूलर के लिए अनदर 1.5 ड्यू टू द कंट्रीब्यूशन ऑफ द ऑल्दो द फ्रैक्शन ऑफ एलपीजी दिस इट इज स्लोली नंबर इंक्रीजिंग इट हैज रिमेन्ड एस्टिमेटेड एज दिस। अब यहाँ पे कहीं बात ही नहीं कर रहा है कि इंपोर्ट हमको बढ़ाना चाहिए कि नहीं बढ़ाना चाहिए। लॉजिकली ये किस पे बात कर रहा है कि अभी भी बायोमास और कोल फ्यूल जो है, और सब्सिडाइजिंग द यून विल सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ इंडोर एयर पोल्यूशन। हमारा ये तो बचा था, एक्सेसिंग ऑफ कुकिंग गैस कैन रिड्यूस द प्री मैच्योर डेथ। तो मैंने आपको हमेशा बोला कि जो वर्ड दिया हुआ है यहाँ पे भी देखिए कुकिंग फ्यूल के बारे में बात हो रही है, समझ रहे हैं, और प्री मैच्योर डेथ के बारे में बात हो रही है। यहाँ कहीं सब्सिडाइजेशन का जिक्र ही नहीं किया है, आपको खुद से नहीं सोचना है वो चीज़। इंडोर एयर पोल्यूशन के बारे में बात नहीं हो रही है, बात हो रही है प्री मैच्योर डेथ की, जो आपको लॉजिकल इन्फरेंस किया जा रहा है। आपको अगर पोल्यूशन के बारे में रहता जनरल टू आउटडोर एयर पोल्यूशन दिया, लेकिन सब्सिडाइजेशन का कहीं इसने जिक्र नहीं किया। कीवर्ड इज सब्सिडाइजेशन, कि क्या सब्सिडाइज करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा क्या इंडोर एयर पोल्यूशन का। ऐसा जरूरी तो नहीं ना है, कोई और तरीके से भी इंडोर पोल्यूशन हो रहा होगा, ये कंट्रीब्यूट करता है, इसके अलावा भी कंट्रीब्यूशन होता है। लेकिन एक्सेस कैन रिड्यूस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे क्या दिया है, विल सॉल्व, मतलब निश्चित तौर पे सॉल्व कर देगा। यहीं पे अगर कैन वर्ड रहता देन इट वुड हैव बीन ट्रिकी। याद रखिएगा हमेशा इस चीज को, कैन, शुड इज ऑलवेज रॉन्ग, कैन इज मोस्टली करेक्ट। तो इसका भी आंसर ये आ जाएगा। तो इतने पैसेज में आपको एटलीस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पैसेज सही करने का कोशिश करना चाहिए। अब देखिए साइंस क्या इसमें करता है, तो एक बार देखते हैं कि क्या है। यहाँ ओनली वर्ड है, काट दिया। इज नॉट है, काट दिया। नॉट एट ऑल पॉसिबल है, काट दिया, पहले ही काट दिया मैंने। देखिए वर्ड सिर्फ मैंने यहाँ पे देखा है, सही आंसर आ गया। हैप्पी वर्ल्ड इज ए ड्रीम ऑफ साइंस, इसमें कोई गलत भी नहीं है, एक हैप्पी वर्ल्ड चाहिए, इट इज़ ए ड्रीम ऑफ साइंस। अब इसको पढ़ के भी देखते हैं। साइंटिफिक नॉलेज हैज इट डेंजर बट सो हैज एवरीथिंग ओवर एंड बियॉन्ड इट ओपन्स अप दैट इट कैन इन द विजन। देखिए यहाँ पे भी दिया है द विजन ऑफ ए पॉसिबल हैप्पी वर्ल्ड। हैप्पी वर्ल्ड यहाँ स्टेटमेंट भी दिया है और विजन का मतलब ड्रीम से रिलेटेड भी होता है। यहाँ पे भी देखिए हैप्पी वर्ल्ड के बारे में बात किया गया और इसके बारे में बात किया गया है। अब ये बोल रहा है कि पॉसिबल ही नहीं है, साइंस के बिना हैप्पी वर्ल्ड कभी पॉसिबल नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है। और कभी नहीं पॉसिबल, चाहे साइंस हो या नहीं हो, ऐसा कैसे हो सकता है। साइंस कैन बिल्ड हैप्पी वर्ल्ड बट इट इज ओनली ऑफ मेजर थ्रेट, ये क्या बोलना चाह रहा है। ऐसे भी ओनली और ये सब वर्ड काट दीजिएगा, दिमाग नहीं लगाएगा, आंसर आपका आ जाता है, यही होता है, अभी तक ऐसा ही चलता है। अब हम देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशन फिर से, ठीक है। देखिए यहाँ पे भी देखिए आर्कटिक रीजन विल सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ फ्यूचर ऑफ रिसोर्स क्रंच, ऐसा कैसे हो सकता है। विल तो कभी नहीं, कैन सॉल्व लिखे, विल और शुड को हमेशा गलत लिखना चाहिए। आर्कटिक रीजन हैज मोर, ये सब में जनरली एक और याद रखिएगा, मोर देन, इट हैज लेस देन। आपने देखा होगा कि साइंस यहाँ पे भी एक बैक में भी जाते हैं हम लोग, मोर देन लेस देन का मैं आपको दिखाता हूँ क्या कहाँ पे है, और एक दो जगह ये सब चीजें एकदम ध्यान रखना है।
यहाँ पे भी इस जगह पे ये क्वेश्चन था, तो यहाँ पे था कि साइंस एंड फेथ वाले में था कि हाँ, इन टूडेज कल्चर साइंटिफिक व्यूज आर गिवन मोर इंपॉर्टेंस देन स्पिरिचुअल व्यूज। अगेन मोर देन लेस देन ये सब गलत होगा, इसको भी मान के चलिएगा। मोर देन लेस देन दीज आर जनरली रॉन्ग, ठीक है। मोर देन लेस देन ये सब जो होता है ये सब सही नहीं होगा। तो देखिए ये मोर देन इससे ज़्यादा है, क्योंकि वो जनरली क्या है, फैक्चुअल है, फैक्चुअल गलत ही होगा। यहाँ कहीं नहीं लिखा होगा आपको अंटार्कटिक के बारे में, और यहाँ अंटार्कटिक से उसको कंपेयर कर रहा है। इस देखिए, अनलाइक अंटार्कटिक विच इज प्रोटेक्टेड बाय द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ दिस, इट इज नॉट सब्जेक्टेड टू टेरिटोरियल क्लेम। यहाँ पे आपको कैसे पता कि रिसोर्स के बारे में थोड़ी ना बात किया कि इसका रिसोर्स इससे ज़्यादा है, तो ये गलत हो गया। उसके बाद यहाँ तो विल सॉल्व द प्रॉब्लम हमेशा ही गलत होता है। नाउ ये पढ़िए, इंडिया कैन हैव टेरिटोरियल क्लेम्स इन आर्कटिक एंड फ्री एक्सेस। तो हाँ, ये हो सकता है क्योंकि कैन वर्ड है, हम लोग अभी डिस्कस किए, ऐसा हो सकता है। और मेल्टिंग ऑफ इज इन द आइस लीड्स टू चेंजेज इन जियो पॉलिटिक्स, ये भी सही स्टेटमेंट है। समर आइस अगर मेल्ट करेगा तो उसमें जियो पॉलिटिकल चेंज होगा। अब हम देखते हैं कि ये क्या बोलना चाह रहा है इसमें। ये दो ऑप्शन अभी हम इलिमिनेट नहीं कर पाए, तो अब हमें पैसेज पढ़ के निकालना पड़ेगा। तो यहाँ देखते हैं, आर्कटिक्स वास्ट reserves of fossil fuel, fish and minerals are now accessible for a longer period, ठीक है भाई। but unlike Antarctic which is protected by the exploitation that was formed during Cold War, it is not subject to any to territorial claims by any country and is not, मतलब अंटार्कटिक पे कोई भी टेरिटोरियल क्लेम नहीं किया जा सकता है, लेकिन आर्कटिक पे कर सकते हैं लोग टेरिटोरियल क्लेम। देयर इज नो लीगल रिजाइम प्रोटेक्टिंग द आर्कटिक फ्रॉम इंडस्ट्रियलाइजेशन, स्पेशली एट ए टाइम व्हेन द वर्ल्ड क्रेव्स फॉर मोर एंड मोर रिसोर्सेज। ना लेकिन यहाँ ये नहीं पता चला आपको कि रिसोर्सेज किसके ज़्यादा है, आर्कटिक या अंटार्कटिक के, इसलिए मोर देन लेस देन गलत होता है। द डिस्टिंक्ट पॉसिबिलिटी ऑफ आइस फ्री समर हैज प्रॉम्प्टेड कंट्रीज विथ आर्कटिक कोस्ट लाइन टू स्क्रैम्बल फॉर ग्रेट चंक्स ऑफ द मेल्टिंग। ये तो यहाँ पे किसी कंट्री का ये नहीं है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशन बताना चाह रहा है। तो ये इम्प्लीकेशन थोड़ी ना होगा कि इंडिया का टेरिटोरियल क्लेम हो सकता है आर्कटिक से। इस पूरे पैराग्राफ से आपको क्या समझ में आता है कि वो काफ़ी दुखी है कि लोग टेरिटोरियल क्लेम कर रहे हैं, यहाँ मेल्टिंग हो रहा है, कोई प्रोटेक्शन नहीं है और इससे खतरा बढ़ रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखा भी है मेल्टिंग ऑफ समर आइस, और यहाँ पे भी लिखा है देखिए आइस फ्री समर, एकदम सेम वर्ड्स को यूज किया गया है। विल लीड टू चेंजेज इन जियो पॉलिटिक्स, एक ब्रॉड, एक क्लियर, एक नीट, एक फेयर स्टेटमेंट दिया गया है। तो ऐसा स्टेटमेंट जनरली सही होता है, कहीं शुड वुड कुछ नहीं यूज किया गया, सिंपल दिया गया कि भाई अगर ऐसा होगा, मेल्टिंग ऑफ समर आइस होगा, तो जियो पॉलिटिकल क्लेम्स, पॉलिटिक्स में चेंजेज आएगा। ये जरूरी नहीं है कि इंडिया अपना टेरिटरी क्लेम करेगा या जापान करेगा या कौन करेगा, कोई कंट्री के बारे में कहीं स्पेसिफिक यहाँ थोड़ी दिया हुआ है। तो इंडिया यहाँ पे कहाँ से आ गया, तो पैराग्राफ में जो दिया है उसको हमें मानना चाहिए और उसके हिसाब से आंसर को लाना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं, अब WTO रिलेटेड ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 30। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 30 का ऊपर में दिया है, अच्छा ठीक है। तो देखिए, मैसेज कन्वेड बाय WTO क्या है इस क्वेश्चन में। तो इंडिया शुड नॉट बी, अगेन मैंने बोला शुड नॉट, ये सब गलत होता है, पहले ही गलत कर दीजिए, दिमाग नहीं लगाइए सब में। इंडिया शुड रिवाइज, शुड गलत होता है। उसके बाद इंडिया प्रोवाइड्स फ्री सिक्योरिटी टू द पीयर एंड फॉर इंडिया फूड सिक्योरिटी कोलाइड विद ये। तो अगर आप पढ़ के भी निकालना चाहते हैं तो भी सही है, आप पढ़ लीजिए, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता, लेकिन जनरली गलत होता है, हमने देखा ना, तो ये दोनों गलत ही है पहले से। और ऐसे भी इंडिया को पीडीएस क्यों रिवाइज करना है, ऐसा कभी थोड़ी ना कोई बोल सकता है। तो इस स्टेटमेंट का यही है, इस पैराग्राफ को आप पढ़िएगा तो पता चलेगा कि WTO के बहुत सारे चीज़ से इंडिया अबाइड कर रहा है, लेकिन जो सब्सिडी सब देता है उसमें WTO से प्रॉब्लम आ रहा है। मतलब इंडिया का जो फूड सिक्योरिटी है हो रहा है वो ट्रेड से क्लैश करता है। ये हम GS में भी जानते हैं कि इंडिया का WTO के साथ क्या इशू है, इसमें नॉलेज को अप्लाई करिए। और इंडिया फूड सिक्योरिटी टू द पुअर देता है, ये तो ठीक स्टेटमेंट है, पर इस स्टेटमेंट का क्रूशियल मैसेज ये थोड़ी ना है। अगर यही स्टेटमेंट देना होता तो इसमें WTO क्यों दिया होता इतना पूरा, Why would they give you WTO and this thing, अगर यही चीज इसको देना है तो। समझ रहे हैं ना, मैसेज इम्प्लीकेशन के लिए देखिए कि क्या उसका पूरा माहौल बन रहा है। तो देखिए WTO है, ट्रेड के बारे में बात हो रहा है, और फिर बात हो रहा है कि फूड सिक्योरिटी भी इंडिया देना चाह रहा है, तो इसका आंसर आसानी से निकल जाता। समझे। क्वेश्चन नंबर 31 में आते हैं, पहले तो बाद में पढ़ते हैं पैसेज, क्वेश्चन नंबर 31 में आते हैं। तो देखते हैं कि भाई टुडेज लर्नर नीड टू एक्वायर, तो नीड टू तो सही है, ऐसा जरूरत है, कैन, नीड टू, ये सब तो अफर्मेटिव है, तो ये तो सही होगा ही होगा। तो जिसमें टू नहीं है वो गलत हो गया पहले ही।
इंडिया कंटिन्यूज टू बी अ डेवलपिंग कंट्री एसेंशियली ड्यू टू इट्स फॉल्टी एजुकेशन सिस्टम। ये तो वियर्ड स्टेटमेंट है। एजुकेशन सिस्टम फॉल्टी होने के कारण क्या हम सिर्फ डेवलपिंग, ऐसा कभी हो सकता है? तो ये पहले ही कट गया। अब 2 होना ही होना है, तो 2 दोनों में भी है। अब देखते हैं कि 3 होगा कि नहीं होगा इसका, क्वेश्चन नंबर 31 का। अ गुड नंबर ऑफ इंडियंस गो टू सम डेवलप्ड कंट्री फॉर एजुकेशन बिकॉज द एजुकेशनल सिस्टम आर परफेक्ट एंड विच आर ए रिफ्लेक्शन ऑफ द फंक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो लेट अस ट्राई टू सी कि क्या ये पैराग्राफ यही बोल रहा है। तो देखते हैं, इंडियन एजुकेशनल सिस्टम इज मॉडल्ड ऑन द मास कम्युनिकेशन, द गोल ऑफ द एजुकेशन सिस्टम टू बी गुड सिटीजन एंड प्रोडक्टिव ईयर, दिस सूटेड द एग्रीकल्चर। उस समय था। आवर एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर रिजेंबल्स, अभी भी हमारा पुराना जैसा करता है, ऑफ द लर्नर डिजाइन टू गेट न्यू लर्नर्स, बट फ्रॉम द इकोनॉमिक परस्पेक्टिव द इन्वायरमेंट टुडे इज वेरी डिफरेंट, इट इज कॉम्प्लेक्स। ये मतलब आज के समय का इन्वायरमेंट कॉम्प्लेक्स है, डिफरेंट है, डिफिकल्ट है, और हम पुराने जैसा ही अभी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि हमारे फॉल्टी सिस्टम से ही, एजुकेशन सिस्टम से ही हम डेवलपिंग है। डेवलपिंग और भी कारण है, एग्रीकल्चर और ये। इस तरह का आंसर कभी नहीं करिएगा आप। ये पैसेज नहीं बताना चाह रहा है, पैसेज बताना चाह रहा है कि हमें एजुकेशन सिस्टम में सुधारना है। डेवलपिंग है वो अलग चीज़ है, हमें एजुकेशन सिस्टम अब नया तरीका से करना है, जो कि सीधे ये दिया है कि आज के लर्नर को आज का स्किल सेट चाहिए। और ये भी कहीं नहीं दिया है कि हम कुछ इंडियन बाहर इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वहाँ का सिस्टम अच्छा है। कहीं ये नहीं लिखा है कि बाहर का सिस्टम बहुत अच्छा है। अभी भी आप कहीं पढ़िए कि बाहर का जो सिस्टम है, इंडिया के सिस्टम को क्रिटिसाइज किया गया, बाहर के सिस्टम को यहाँ अप्रिशिएट नहीं किया गया अभी भी। और इसीलिए जा रहे परफेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ द सोसाइटीज इन विच दे फंक्शन, ऐसा कहीं वर्ड है ही नहीं। वॉट एवर नॉट मेंशन्ड डू नॉट गो फॉर इट, आई रिपीट, वॉट एवर नॉट मेंशन्ड डू नॉट गो फॉर इट। और ऐसे भी ये काफी क्लिश स्टेटमेंट है। हम बाहर डेवलप कंट्री में इसलिए पढ़ने थोड़ी ना जा रहे हैं, इसलिए पढ़ने जा रहे हैं क्योंकि न्यू एज स्किल्स मिलता है वहाँ पे। सोसाइटी का रिफ्लेक्शन थोड़ी है, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। लॉजिकल इन्फेरेंशियल में देखते हैं कि ओबेसिटी हैज बिकम एपिडेमिक ऑल ओवर द वर्ल्ड, अगेन ऑल इज अ वेरी डाउटफुल स्टेटमेंट। दूसरा, अ लॉट ऑफ पीपल आर ऑब्सेस्ड विद परफेक्ट बॉडी, ये सही हो सकता है। तीसरा, ओबेसिटी इज एसेंशियली एन इनक्यूरेबल डिजीज, नहीं भाई, इनक्यूरेबल थोड़ी ना है, ये तो हमें पहले ही पता है, ये सब बेसिक चीजें पता है कि देयर इज नो परफेक्ट डाइट फॉर ओबेसिटी। हाँ, ये भी सही है, बिना पढ़े इसको भी हम जानते हैं कि ये सही हो सकता है, और कई लोग ऑब्सेस हो सकते हैं, ये भी हो सकता है। लेकिन देखिए, अगर कोई बताना चाह रहा होगा, कोई इन्फेरेंस निकालना है, तो ये तो एक सिर्फ फैक्चुअल स्टेटमेंट है। ये सोचिए, कभी आप इन्फेरेंस में सोचिएगा कि लॉट ऑफ पीपल आर ऑब्सेस्ड इन अटेनिंग ए परफेक्ट बॉडी। कभी भी कोई पैराग्राफ का कोई संदेश होता है, तो कोई चीज़ का कंक्लूजन बच्चा में पढ़ते थे हम लोग, तो इस कहानी का क्या संदेश है? तो किसी भी कहानी का ये संदेश होता है कि हाँ, कोई चीज़ नहीं है, परफेक्ट डाइट नहीं है, इस तरह का संदेश होता है। जो समझ पा रहे हो उनको समझ में आ रहा हो। अब यहाँ भी हम लोग देखते हैं द प्रैक्टिस ऑफ डाइटिंग, पहला ही वर्ड डाइटिंग है, यहाँ डाइट से ही रिलेशन है, सीधे खत्म हो जाता है। जो पहला लाइन होता है उसमें वो बता देता है कि हम क्या करना चाह रहे हैं, और आखिरी जनरल लाइन से। तो यहाँ पे आप पढ़िएगा कि वी हैव डिफरेंट, हम लोग अलग अलग हैं, हम लोग इसलिए अलग अलग फूड खाते हैं, सेंसिटिव है, और वन और मोर डाइट बहुत कॉम्प्लेक्स है, हर तरह का डाइट। तो यही तो ये बताना चाह रहा है कि हर चीज़ का सॉल्यूशन आसान नहीं है, इसलिए ओबेसिटी को कर्व करना इतना आसान नहीं है। अनलेस द रीजन्स आर अंडरस्टूड एंड डाइटरी हैबिट्स आर चेंज, इट इज लेस लाइकली टू डिफिकल्ट। नो डाइट, अगेन यहाँ डाइट के बाद, तो जो उसका मेन मैसेज होता है वो उसके पैराग्राफ में कई बार रिपीट होता है वो चीज़। ठीक है, तो इस चीज़ को भी ध्यान दे सकते हैं आप। इसमें कहाँ था मेन मैसेज? जैसे इस क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 में कहीं मैसेज था कि कुछ इंडियंस जा रहे हैं बाहर पढ़ने, ऐसा कहीं नहीं लिखा था इस क्वेश्चन में, समझे ना? ये सब चीज़ ध्यान रखिएगा। देखिए, अब यहाँ पे भी आते हैं कि क्या क्रूशियल मैसेज हो सकता है। तो देखिए, मोनोकल्चर इज द ओनली वे टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी, ये तो हम जानते हैं, जीएस से भी और ओनली वर्ड से भी गलत हो गया। मोर एंड मोर जेनेटिकली कैन ओनली हेल्प टू सेव द वर्ल्ड, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका विल बी द वर्स्ट सफरर्स फ्रॉम क्लाइमेट चेंज इन द ये कॉन्सिक्वेंट शॉर्टेज ऑफ द, ये देखिए ये कैसा स्टेटमेंट है? फैक्चुअल, कि हाँ एशिया और नॉर्थ अमेरिका सफर करेगा। जैसे ये क्या है? लॉट ऑफ पीपल आर गेनिंग ओबेसिटी इज अ फैक्चुअल स्टेटमेंट। फैक्चुअल स्टेटमेंट इन्फरेंस नहीं होता है। फैक्चुअल स्टेटमेंट्स 1 और 2 फैक्ट्स के बारे में बात कर रहा है, समझ रहे हैं ना? जैसे ये एक इन्फरेंशियल, ये एक साइंटिफिक स्टेटमेंट है कि टुडेज लर्नर नीड टू एक्वायर न्यू स्किल्स। हाँ भाई, ये कोई फैक्चुअल नहीं है, ये आपको बता रहा है कि ऐसा होना जरूरी है, दिस इज इंपॉर्टेंट। उसी तरह से ये आपको बता रहा है कि कोई परफेक्ट डाइट नहीं है, दिस इज नॉट फैक्चुअल। फैक्चुअल है कि कुछ डेटा बता रहा है, कुछ ऐसा जेनरिक टाइप का स्टेटमेंट बता रहा है, इसमें कोई आपको एक सॉल्यूशन टाइप का बता रहा है कि हाँ डाइट नहीं हो सकता। यहाँ देखिए, प्रिजर्विंग क्रॉप जेनेटिक डाइवर्सिटी is an assurance, is an, again is can against the effect of climatic change। अगेन यहाँ पे किससे बात हो रही होगी? देखिएगा, मोनोकल्चर का रिस्क है, यहाँ पे क्या हो रहा है? दिस
सब जगह पे यहाँ पे डिफरेंसेज आ रहा है। वेल्दियर पॉपुलेशन, द रिस्क आर मैग्नीफाइड बाय द चेंजिंग क्लाइमेट। यहाँ पे भी क्लाइमेट चेंज है और यहाँ पे भी इंश्योरेंस अगेंस्ट द रिस्क के बारे में बात हो रहा है। तो ये भी याद रखिए, शुड वुड गलत होता है, नॉट गलत होगा, ओनली गलत होगा, ऑल गलत होगा, और फैक्चुअल स्टेटमेंट्स आर नॉट जनरली कंक्लूजन्स। रिमेंबर दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीज़ें आप यहाँ से सीख सकते हैं और बिना पढ़े भी आप आंसर कर सकते हैं, करना भी चाहिए, टाइम भी कम होता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में। ऑलवेज रिमेंबर बिफोर एंड आफ्टर द पैसेजेस देयर विल बी इजी क्वेश्चंस। हमने देखा था बिफोर द पैसेज 5/18 वाला क्वेश्चन था जिसका आंसर 18 सेकंड था। आफ्टर द पैसेज ऑल्सो देयर इज ए वेरी इजी क्वेश्चन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें देखिए सिंपल सा है कि अगर 40 रुपये में बेचता है, उसका अगर y रुपीज़ था बेसिक और x% प्रॉफिट है, तो x% ऑफ y प्लस y विल बी 40, y माइनस x% ऑफ y इज 20। अगर उतना ही लॉस में परसेंटेज में बेचता है, अब देखिए इसको ना बहुत लोग कॉम्प्लिकेट कर सकते थे कि फिर वो करते x/100 पूरा, कुछ करने का जरूरत ही नहीं है। x इंटू वाई को कुछ एक आप टर्म मान लीजिए और दोनों को घटा दीजिए। 40 माइनस 20 हो गया, ये कट जाएगा, सॉरी हाँ ये y कट जाएगा, 2xy आ जाएगा, 2xy आ जाएगा यहाँ से सीधे, या दोनों को जोड़ दीजिए और भी आसान। 40 प्लस 20 को जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा 2y। आपको y चाहिए था, y 30 आ जाएगा। एक बार में एक लाइन का क्वेश्चन है ये। ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस 30 हो जाएगा। अब अगर हम 10 रुपया 30 से ज़्यादा बेच रहे हैं, मतलब हमको 33% का गेन हो रहा है, और 10 रुपये में कम बेच रहे हैं तो 33% का लॉस हो रहा है। हमारा ये x भी 33 आ जाता। सिंपल, नो कॉम्प्लिकेशन व्हाटसोएवर। अगला क्वेश्चन को विजुलाइज करिए घड़ी के जैसा, कि घड़ी में 0 से जब 4 बजता है तो जब 4 पे जाता है तो 4 यहाँ होते हैं। अब यहाँ लिखा है कि एक घड़ी है, उसी तरह से सर्कल है, इसमें लेकिन 24 हैं, 12 की जगह 24 है, मतलब 4 तक पहुँचते पहुँचते 8 बार ये हो जाएगा। मतलब जो एंगल 30 डिग्री होता था अभी 15 डिग्री है दोनों के बीच में। ठीक है, अब इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है, तो देखिए घड़ी में कैसे बनता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, ऐसे बन सकता है, 0 8 4 को हम जोड़ दें, फिर इसी तरह से कर सकते हैं, 1 में 5 9 को जोड़ दें, फिर 2 में 6 10 को जोड़ दें, 3 में, ऐसे जोड़ते जाएंगे, ऐसे इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता जाएगा। समझ रहे हैं बात को? तो यहाँ पे अब हम देखते हैं कि 0 से 8 में, मतलब 0 से 4 में हम वैसे 4 इक्विलेटरल ट्रायंगल बना सकते थे। अब 0 से 8, क्योंकि 4 के बाद क्या होगा, रिपीट होने लगेगा। यहाँ से जो हम इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे 1 से, वो 1 5 और 7 को ऐसे कैप्चर करेगा, 1 5 इस तरह से। तो यहाँ से रिपीटेशन शुरू हो जाएगा इस जगह से। तो 0 से 4 के बीच में जो हम बनाते हैं घड़ी में, अब क्योंकि ये घड़ी 2 में और टूट चुका है तो ये 8 हो जाएगा इसका आंसर। 0 से इसके बीच में 8 है, यही इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसका बहुत आसान तरीका है जो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ 24 है, ठीक है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाने के लिए 3 पॉइंट चाहिए ही चाहिए, आंसर 8 आ जाएगा। घड़ी से विजुलाइज करिए, 12 है, 3 पॉइंट चाहिए ही चाहिए, आंसर 4 आ जाएगा। समझे? ये शॉर्टकट है जो मैं नहीं बताना चाह रहा था, बट ये आंसर है इस तरह से। अगर यहीं पे दे देगा 36, कल को 36/3, आंसर 12 आ जाएगा सीधे, विदाउट डूइंग एनीथिंग। समझे? ये सब ट्रिक्स होते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में। क्वेश्चन नंबर 36 में यार ये लीप ईयर का क्वेश्चन था, 1996, और डेज के बीच का गैप था 28। तो आपको बस ये काउंट करना था कि इन दोनों के बीच 28 डेज है, 1996 लीप ईयर है। तो 26 से जब हम काउंटिंग करते तो 26 के बाद 27 28 29 भी आता, तो 3 डेज इधर हो जाता, 25 डेज इधर हो जाता, आंसर आ जाता 28 डेज, 25 3 96। अगर आप लीप ईयर में क्लियर थे और अगर आप डिफरेंस ऑफ द डेज निकाल लेते तो ये क्वेश्चन भी आसान था। क्वेश्चन नंबर 37 में आते हैं। 2 इक्वल स्क्वायर्स आर फिट इन अ ट्रायंगल। तो देखिए एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, इस सवाल में बोलता है कि इसका डायगोनल 5 है और ऐसे करके 12 स्क्वायर रखा हुआ है। कैसे रखा हुआ है स्क्वायर, कि 3 स्क्वायर इस तरह से आते हैं और 4 ऐसे आते हैं। यही चीज को लिखा है पूरा बैठ के कि देयर आर 3 रोज कंटेनिंग 4 स्क्वायर्स, मतलब 12 इस तरह से हो जाएगा। 3 रोज, देखिए यहाँ पे हमने बनाया है अभी 3 रोज, 3 तो रो हो गया, कंटेनिंग 4 स्क्वायर्स ईच। तो अगर हम हर स्क्वायर का x मान लें तो ये टोटल 4x हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा, तो 3 का ये होता है 5, x 1 हो जाएगा। ये मैंने कैलकुलेशन करके दिखाया आपको।
अब एरिया ऑफ स्क्वायर बोल रहा है, अगर साइड 1 हो गया, ये 1 2 ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, टोटल 5 हो गया, एरिया क्या हो जाएगा स्क्वायर का 1 इंटू 1 1 स्क्वायर, आंसर 1 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। अगेन दिस इज ए इजी क्वेश्चन, अगर आप इसको पढ़ लिए और ध्यान से बनाते हैं तो। अब ये सब बहुत आसान होता है यार कि एल एस वाई को अगर हमने लिख दिया तो मुंबई का देखिए एम से कितना एल कम है, उसी तरह से दिल्ली में देख लीजिए अल्फ़ाबेटिक करके, यू से कितना एस आगे है 2 अल्फ़ाबेट पीछे है, तो ई से सी 2 पीछे जाइए, तो ये बहुत सिंपल होता है, इसको मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, दिस इज़ वेरी इजी। अगले सवाल में आते हैं रेमन को लेके। देखिए रेमन में दिया हुआ है कि 1 2 3 4 5 है, दिनेश में दिया हुआ है, तो हमाम को कैसे लिखेंगे? तो देखिए रेमन का पकड़ लीजिए कि ए के लिए 2 है, एम के लिए 3 है, दिनेश का ये है, एच के लिए क्या है, तो हमाम के लिए ये हो जाएगा, एम के लिए जो है वो डाल दीजिए 3, ए के लिए 2, एच के लिए 9, आंसर आ जाएगा। अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। ठीक है, फिर हम आते हैं कि अगर x -3 और -1 के बीच में है, क्वेश्चन नंबर 40 में, और y जो मैंने आपको बताया था, तो x अगर -3 और -1 के बीच में, तो एक्स स्क्वायर किसके किसके बीच में होगा? 1 और 9 के बीच में होगा, क्योंकि -1 है, यहाँ 0 नहीं क्रॉस कर रहा है ये, तो एक्स स्क्वायर 1 और 9 के बीच में होगा, तो मैक्सिमम एक्स स्क्वायर 9 होगा और मिनिमम एक्स स्क्वायर 1 होगा। y -1 से 1 के बीच में है, तो मतलब y बीच में 0 भी हो सकता है, तो y स्क्वायर 0 से 1 के बीच में होगा। ठीक है, अब मैक्सिमम हमको डिफरेंस चाहिए, दोनों के बीच का डिफरेंस चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो मैक्सिमम डिफरेंस होने के लिए एक्स स्क्वायर को मैक्सिमम होना पड़ेगा 9 और वाई स्क्वायर को मिनिमम होना पड़ेगा 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मैक्सिमम कितना हो जाएगा 9, और मिनिमम क्या हो जाएगा जब एक्स स्क्वायर मिनिमम होगा, एक्स स्क्वायर मिनिमम कितना है 1, और जब वाई स्क्वायर मैक्सिमम होगा, वाई स्क्वायर मैक्सिमम कितना है 1, आंसर 0 to 9। ये इजी सवाल है, आप अगर ये किसी ने गलत किया है आंसर इसका 0 to 9 हो जाएगा, अगर आप इसको ध्यान से पढ़िए इजीली बना सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है ये सब सवाल में। ठीक है, एक्स वाई नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 1 है, कोई वैल्यू डाल दीजिए, एक्स के लिए 2 वाई के लिए 3, मैंने बोला था वैल्यू डाल के देखा करिए, एक्स वाई 6 हो जाएगा, एक्स बाई वाई तो छोटा ही हो जाएगा 2/3, वाई बाई एक्स भी छोटा हो जाएगा 3/2, और वाई बाई एक्स प्लस एक्स बाई वाई भी 6 से तो छोटा ही होगा, तो एक्स वाई सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा। वैल्यू डाल के इसमें आसानी से आंसर ला सकते हैं आप। नो प्लान ऑफ एन ऑफिस ब्लॉक है जिसमें 6 ऑफिसर्स ऐसे बैठे हुए हैं, ABCDEF दिया हुआ है। अब देखिए बी और सी ऑक्युपाइज द ऑफिसेस टू द राइट ऑफ द कॉरिडोर, तो मान लीजिए हम लोग ये कॉरिडोर बनाते हैं इसमें, तो क्या बोलता है कि बी और सी दोनों राइट में बैठे हुए हैं, ऐसे मान लीजिए बैठे हैं, तो बी कहाँ पे है सी कहाँ पे ये हमें नहीं पता, लेकिन बी सी दोनों राइट में है। ठीक है भाई, ए ऑक्युपाइज टू द लेफ्ट, तो लेफ्ट में किधर ऑक्युपाई करता है ये भी नहीं पता, ई एंड एफ ऑक्युपाइज द ऑफिस ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द कॉरिडोर, लेकिन दोनों फेस नहीं करता है, फेस कौन करता है, ई एंड डी फेसेज ईच अदर, सी एंड डी, तो देखिए सी यहाँ पे है अगर, और सी कहाँ पे दिया हुआ है, सी राइट में है, तो डी लेफ्ट में है, पहला हमें आ गया। ठीक है ना, ई का कॉर्नर नहीं है, ई कहाँ पे है, ई आपको पढ़ना पड़ेगा कि लेफ्ट में है कि राइट में है, उसके लिए अगले अगले पेज में दिया होगा। एफ का फर्दर डाउन टू द कॉरिडोर देन ए बट ऑन द सेम साइड, अब ए कहाँ पे है, ए लेफ्ट में है, ए लेफ्ट में है और एफ फर्दर डाउन है, मतलब एफ और लेफ्ट है उसके, ये हो गया इधर FAD। अब राइट में क्या हो गया, राइट में हो गया देखिए ई एंड एफ ऑन द अपोजिट साइड है, तो ई मतलब राइट में जाएगा, और ई डज नॉट हैव द कॉर्नर भी लिखा हुआ है, तो ई कॉर्नर नहीं है, ई राइट में है, और बचा क्या डी सॉरी ए बी बच गया। अगर हम इसी को देखें, अगले पेज में हमने बनाया यही चीज़ कि इस तरह से यही चीज़ बन गया कॉरिडोर का, ई यहाँ पे यहाँ पे। अब देखिए पहले ये क्वेश्चन देखिए, एफ का इमीडिएट नेबर कौन है, तो एफ क्योंकि कॉर्नर ऑक्युपाई करता है तो सिर्फ ए उसका नेबर है, तो आंसर ए आ गया। ठीक है, और ई अगर बैठा हुआ है इन द ऑफिस, कॉरिडोर इस तरफ जा रहा है, ई अगर कॉरिडोर को फेस कर रहा है तो उसके लेफ्ट हैंड साइड में कौन है, सी है, आंसर सी आ गया। तो ठीक है, इस क्वेश्चन में क्योंकि 2 क्वेश्चन था तो इसको आराम से बनाइए और विजुअलाइज करके आंसर लाइए, दीज क्वेश्चंस आर नॉट डिफिकल्ट। तो वी विल एंड द वीडियो ऑन दिस स्लाइड ओनली। आई होप कि आपको कुछ चीज़ें जो समझ में आई होंगी कि शुड, कैन नॉट एग्जैक्टली, नॉट वर्ड, ओनली, देन फैक्चुअल स्टेटमेंट कि भाई अंटार्कटिका पे खतरा है, मोर देन, लेस देन, these are not inferences generally, very important to remember, ये सब inferences नहीं होते हैं। can, is possible and best answer, जिसका statement match with the passage,
जिसके वर्ड्स पैसे से मैच करते हैं, जैसे कॉरिडोर हो गया था, जैसे हमने देखा कि एक जगह पे मैच कर रहा था वर्ड सस्टेनेबल का। सो ऑल द वर्ड्स विच मैच विद द पैसेज इंपॉर्टेंट, जैसे हमने देखा था कि स्पिरिट एंड इसकी बात हो रही थी साइंस की, एंड अंडरस्टैंड कि वो इतना इन्फॉर्मेशन आपको क्यों देना चाह रहा है। फाइनली कंक्लूसिव स्टेटमेंट जो कि फैक्चुअल नहीं हो, जो कि एक इन्फरेंशियल लॉजिकल स्टेटमेंट हो कि हाँ भाई डाइट खाने से, और देखिए कि मेन उसका मतलब क्या है कि डाइट वाले में डाइट था। तो ये आप काम करिएगा तो आपको बहुत नंबर बढ़ेगा, ये हमारी उम्मीद है। और हो सकता है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको पैसेज पहले बनाया करिए, मतलब पैसेज के क्वेश्चंस पहले देखिए, स्टेटमेंट्स एलिमिनेट करिए, पैसेज फिर पढ़िए, जो एक या दो ऑप्शंस बचे हैं आपके पास, एक दो तीन ऑप्शन जो भी एलिमिनेट करने के लिए, एंड देन गेट द आंसर। इफ़ यू रीड द पैसेज एंड देन रीड द आंसर, इट विल टेक यू मोर टाइम। और अंत में अगर पैसेज के लिए अगर पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, सीधे ऑप्शंस देखिए, जो बेस्ट सूटेड ऑप्शंस रहता है गो एंड टिक इट, जो ओनली एंड ऑफ होता है उसको क्रॉस कर देना चाहिए। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मैं लास्ट में 5-6 पैसेज क्वेश्चन 2 मिनट में करता था, तो इसी तरह से करता था, सीधे क्वेश्चंस का आंसर देखा एंड आई जस्ट वेंट विद द फ्लो। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड होप दिस इज यूजफुल एंड कीप प्रिपेयरिंग, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट।